अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हमने चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर फिजिक्स से, ठीक है। ये पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या जो ईएमएफ इंड्यूस होता है सर्किट में, क्या वो ईएमएफ सर्किट की रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इंड्यूस ईएमएफ जब प्रोड्यूस होगा सर्किट में तो फिर उसके बाद उससे इंड्यूस करंट आएगा, तो क्या इंड्यूस करंट भी, दोनों के बारे में बताना है। इंड्यूस ईएमएफ के बारे में भी और इंड्यूस करंट के बारे में भी, क्या ये दोनों क्वांटिटीज सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं या नहीं करती। तो पहले तो हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देख लेते हैं, जिसके जरिए हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो उसके मुताबिक इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -n d∅/dt। अब देख रहे हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जो है ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, यानी कि जिस कॉइल में या जिस सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसके ऊपर इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करता है, जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर में भी देखा था। उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ जो है ये डिपेंड कर रहा है d∅/dt। ये d∅/dt क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आपको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ आता ही फ्लक्स के चेंज होने से है। तो इंड्यूस ईएमएफ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर कि उस वायर के कितने टर्न है, ठीक है, और उस कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इन दो फैक्टर्स के ऊपर। तो यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि क्या इंड्यूस ईएमएफ से क्या आएगा। आपको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ जब सर्किट में होता है किसी क्लोज सर्किट में, तो इससे आता है हमारे पास इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने पढ़ा ओम्स लॉ में कि I बराबर होता है V/R। तो V की जगह हम यहां पर इंड्यूस ईएमएफ की बात करेंगे। तो आप देख लें क्लियरली रेजिस्टेंस यहां मौजूद है। इसका मतलब है कि इंड्यूस करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है जी हमारा, वो है अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर is moving through a uniform magnetic field. The normal to the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is EMF induced in the loop? Give a reason for your answer. ठीक है जी। तो ये इसके जो आंसर्स हैं, ये मेरे पास जो बुक है ये लीड्स पब्लिशर की बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, ठीक है जी। तो अगर आपने इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब पूरी ये सब्जेक्टिव बुक है, ठीक है। इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लिखे हुए हैं। उसके साथ साथ जो MCQs हैं, ठीक है, उनको भी सॉल्व किया गया है। तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाहें तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है FSC के लिए। तो सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी कि एक हमारे पास स्क्वायर लूप, यानी कि एक ऐसा लूप है जो एक स्क्वायर शक्ल का है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। और मूव किस तरह से कर रहा है कि इस कॉइल का जो प्लेन है उस प्लेन का जो नॉर्मल है, ठीक है। मसलन मैं आपको यहां समझाता हूं। ये देखें जी, ये आपकी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये देखें रेक्टेंगुलर, स्क्वायर कॉइल आपकी, या स्क्वायर लूप है। ये एक कॉइल ही है, ठीक है। इस कॉइल ये मूव इस तरह से कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। फर्ज कर लें कि जो हमारा पिंक वाला एरो है, ठीक है, इसको मैं रख देता हूं जी। तो फर्ज कर लें ये पिंक वाला एरो जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये इस कॉइल का प्लेन है। इस कॉइल के प्लेन के ऊपर आप एक नॉर्मल बनाएं, ठीक है। नॉर्मल से मुराद एक परपेंडिकुलर बनाएं। तो ये जो वाइट आपको नजर आ रहा है ये इस कॉइल का प्लेन है, ठीक है। इस कॉइल का जो प्लेन है उसके ऊपर ये नॉर्मल बनाएं आप, ये नॉर्मल बन गया जी, ठीक है। ये कॉइल मूव इस तरह से कर रही है कि ये जो नॉर्मल है इसके प्लेन के ऊपर, ये नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। आप इसको यूं भी कह सकते हो, कि इस कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि ये कॉइल इस तरह से मूव कर रही है कि इस कॉइल का प्लेन
और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चलें आप इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ लें, और ये वाइट वाला कॉइल का प्लेन है, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉइल मूव कर रही है कि कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। और पूछा हमसे ये गया है कि क्या इस कॉइल में ईएमएफ या इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। तो यहां पर हम मोशनल ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉइल जो है ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आप इसकी जो चारों साइडें हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस चारों साइडों को आप कंडक्टर समझें। ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है। अब बच्चों गौर करें, जब ये कॉइल ऐसे मूव करेगी तो ये वाली साइड जो है इसका वेलोसिटी वेक्टर ये है, इस साइड का वेलोसिटी वेक्टर ये है। जब ये कॉइल ऐसे मूव करेगी तो इसके के जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं इन साइडों के, आप गौर करें, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये इस साइड का वेलोसिटी वेक्टर है और ग्रीन वाला इस साइड का वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से जो ये वाली साइड है इसका वेलोसिटी वेक्टर भी ये होगा और ये वाली साइड का वेलोसिटी वेक्टर भी ये होगा। अगर ये कॉइल ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये जो वेलोसिटी है हर साइड की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये भी पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इससे क्या रिजल्ट निकल सकता है। हमने पढ़ा है कि मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। क्लियर हो गया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वेलोसिटी वेक्टर, इस साइड का 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 वेलोसिटी वेक्टर, चारों साइडों के वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ जीरो। आपको पता है कि साइन जीरो होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास क्या आ गया जी, जीरो आ गया। इसका मतलब है कि इस तरह कोई इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल में प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये हमसे पूछा गया था कि क्या इस कॉइल में या इस लूप में कोई इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो इसका आंसर था जी इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। उसकी स्टेटमेंट है, अ लाइट मेटालिक रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम अबव इनटू अ वर्टिकल बार मैग्नेट, ठीक है। व्यूड फ्रॉम अबव डज करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। तो इस तरह की सिचुएशन है हमारे पास कि ये हमारे पास एक रिंग है जी, ठीक है, और ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट जो है इस तरह से रखा गया है, ठीक है जी। ये देखें जी, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब रिंग को हमने इस तरह से रिलीज किया है ऊपर से। अब देखें, जो रिंग इस बार मैग्नेट के करीब आता जाएगा, इस रिंग में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक इस रिंग में क्या आ जाएगा, इस रिंग में एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अब वो इंड्यूस ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा, इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमने बताना है कि इसमें जो इंड्यूस करंट है क्या ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे लेंज लॉ की। अब लेंज लॉ के मुताबिक इस रिंग में जो इंड्यूस करंट आएगा, उस इंड्यूस करंट के मैग्नेटिक फील्ड को इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। अब अपोज कैसे करेगा, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस रिंग में जो करंट आएगा उस करंट का भी यहां पर क्या बनना चाहिए, उस करंट का भी यहाँ पर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए, ताकि नॉर्थ को रिपेल करे। यानी कि ये बार मैग्नेट जो है इस रिंग के मोशन को क्या करे, रिपेल करे, इसे ऊपर की तरफ पुश करे। वो तभी करेगा अगर इसका यहाँ नॉर्थ पोल है तो इसके नीचे भी यहाँ पर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ये देखिए नीचे की तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और ऊपर की तरफ बनेगा साउथ पोल। तो जब ये नीचे आएगा तो जो नीचे आएगा इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज आएगा, ताकि इसके नीचे भी नॉर्थ पोल हो, और ये नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल इसको ये क्या करे, ये अपने कॉज को रिपेल करे। ये इसका कॉज है, इसके अंदर जो करंट आया है उस करंट का कॉज ये है नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ को क्या करे, रिपेल करे। उसके लिए जरूरी है कि करंट इसमें कैसे फ्लो करे, क्लॉकवाइज फ्लो करे। ठीक हो गया जी बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, इस कॉइल को आप प्राइमरी कॉइल कह लो और इसको आप सेकेंडरी कॉइल कह लो। इस कॉइल में आपको एक स्विच
और एक बैटरी नजर आ रही है, ठीक है जी, और इस कॉइल में आपको सिंपली एक रेजिस्टर नजर आ रहा है। अब जो ही ये स्विच हम क्लोज करेंगे, इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, या दूसरे लफ्जों में मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। अब इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दूसरी कॉइल में, जिसकी वजह से दूसरी कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस करंट होगा, उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस रेजिस्टर में क्या होगी। तो इस रेजिस्टर के अंदर हमने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ आपको नजर आ रहा है कि इस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इस एंड को आप कह सकते हैं कि यहां नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब अगर यहां पर नॉर्थ पोल है तो जो यहां पर करंट आया है उस करंट के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल यहां पे होना चाहिए लेंज लॉ के मुताबिक, ताकि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करे, रिपेल करे। तो शुरू में मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है, जो जो करंट की वैल्यू बढ़ती है मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से मुराद है कि इसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और यहां पर आहिस्ता आहिस्ता एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। उस इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट आता है। अब वो इंड्यूस करंट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा? क्योंकि फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो ये इंड्यूस करंट इसे क्या करेगा, इसे कम करने की कोशिश करेगा। तो कम कैसे करेगा? अगर करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी राइट हैंड रूल के मुताबिक, तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा नॉर्थ पोल, ठीक है जी, और यहां बनेगा साउथ पोल, ताकि ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल क्या करें, रिपेल करें। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो ये देखें लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। जिस वक्त हमारा करंट इंक्रीज हो रहा होगा उसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर फ्लक्स इंक्रीज हो तो इंड्यूस करंट उसे क्या करता है, उसे डिक्रीज करने की कोशिश करता है लेंज लॉ के मुताबिक। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर आप ये स्विच ओपन कर दें, ठीक है जी, पहला पोर्शन है कि स्विच क्लोज है और दूसरा है कि स्विच ओपन कर दें। अब जो ही स्विच ओपन करेंगे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से वापस आना शुरू करेगा। जब करंट कम होना शुरू होगा, ठीक है, तो करंट के कम होने से, ठीक है, करंट के कम होने से ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी कम होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने की कोशिश करेगा, दूसरे लफ्जों में यहां मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज हो रहा है, ठीक है, ज्यादा से कम हो रहा है, तो यहां फिर इंड्यूस ईएमएफ रहेगा, उसकी वजह से फिर इंड्यूस करंट आएगा। लेकिन अब चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहां पर जो इंड्यूस करंट है वो इस कम होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि लेंज लॉ के मुताबिक इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज को या मैग्नेटिक फ्लक्स को जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आता है, इंड्यूस करंट हमेशा उस फ्लक्स को अपोज करता है। अपोज करने का मतलब हमेशा कम करना नहीं होता। अपोज करने का मतलब ये होता है कि अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ये उसे कम करने की कोशिश करेगा, अगर ये कम होगा तो ये उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो अब यहां पर क्या होगा, जब इसमें करंट, जब स्विच आप ओपन करेंगे तो करंट इसमें डिक्रीज होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो यहां क्या बनेगा, यहां फिर साउथ पोल बनना चाहिए, ताकि ये इसके कम होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे, अट्रैक्ट करे, उसे इंक्रीज करने की कोशिश करे। अब राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर साउथ पोल यहां बनेगा, नॉर्थ पोल यहां बनेगा, तो करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ठीक है, ताकि नॉर्थ पोल इधर बने और साउथ पोल इधर बने। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन वही हो जाएगी जो पहले इस कॉइल में थी, जो पहले केस में जो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन थी, अब वो डायरेक्शन इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जो करंट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। तो जब स्विच क्लोज करेंगे करंट लेफ्ट से राइट होगा, इस रेजिस्टर की बात हो रही है, और जब स्विच ओपन करेंगे तो करंट राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है जी, उसमें यही कहा गया है कि क्या डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या इंड्यूस ईएमएफ हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो आप गौर करें कि इंड्यूस ईएमएफ जो है, ठीक है, ये इसको अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, जैसा कि अभी हमने बात की। यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा
तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करके कम करने की कोशिश करेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो ये उसे अट्रैक्ट करेगा, उसे ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ हमेशा उसको अपोज करता है, और अपोज करने का मतलब हमेशा कम करना नहीं होता। अपोज करने का मतलब कम होना भी हो सकता है और ज़्यादा होना भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।